आज हम एक ऐसे शख्स की फाइल खोलने जा रहे हैं जिसका नाम है हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा। एक ऐसा नाम जो जुर्म और दहशत की दुनिया में गूंजता तो है, लेकिन जिसके इर्द गिर्द एक बहुत गहरा रहस्य भी बना हुआ है। और देखिए, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। 19 नवंबर 2022 को खबर आती है कि रिंदा की ड्रग ओवरडोज से मौत हो गई है। लेकिन फिर खुफिया एजेंसियां और सरकार के कुछ कदम कुछ और ही इशारा करते हैं, जो कहते हैं कि वो जिंदा है। तो आखिर ये रिंदा है कौन? जरा इसकी प्रोफाइल पर नजर डालते हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से यूएपीए के तहत एक डेजिग्नेटेड आतंकवादी, एनआईए की तरफ से 10 लाख का इनाम, इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस और बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे खूंखार आतंकी संगठनों से सीधा कनेक्शन। तो चलिए, इस जिंदा या मुर्दा की पहेली को सुलझाने के लिए हमें रिंदा की फाइल को बिल्कुल शुरू से खंगालना होगा। कहानी शुरू होती है पंजाब के तरनतारन जिले के सरहली गांव से। 80 के दशक में रिंदा का परिवार महाराष्ट्र के नांदेड़ में जाकर बस गया। लेकिन 2008 में जब रिंदा पुश्तैनी जमीन के एक विवाद के लिए पंजाब लौटा तो उसने गुस्से में अपने ही एक रिश्तेदार का खून कर दिया, और यहीं से शुरू हुआ उसके जुर्म का खूनी सफर। कहते हैं जेल सुधार गृह होता है, लेकिन रिंदा के लिए तो ये हिंसा की एक पाठशाला बन गया। यहाँ सुधरने के बजाय उसके हिंसक इरादे और भी खतरनाक हो गए। और जेल के अंदर उसका बर्ताव देखिए। 2013 और 2014 के बीच पहले संगरूर जेल में जेल सुपरिंटेंडेंट पर और फिर पटियाला जेल में असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट पर उसने जानलेवा हमला किया। उसे एक जेल से दूसरी जेल शिफ्ट तो किया गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अक्टूबर 2014 में इतने वायलेंट रिकॉर्ड के बावजूद उसे जमानत मिल गई। जमानत पर बाहर आने के बाद रिंदा सिर्फ अपराध की दुनिया में वापस नहीं लौटा, उसने तो क्राइम का पूरा गेम ही बदल दिया। साल 2016 उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। नांदेड़ में उसके भाई सुरेंद्र का मर्डर हो गया। भाई की मौत का बदला लेने के लिए रिंदा ने न सिर्फ हत्यारे दिलबाग सिंह को मारा, बल्कि उसे किडनैप किया, बेरहमी से कत्ल किया और लाश नदी में फेंक दी। इसी वारदात के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने उसे आधिकारिक तौर पर भगोड़ा घोषित कर दिया। महाराष्ट्र से भागकर रिंदा सीधा पहुंचा चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी, और वहां उसने स्टूडेंट पॉलिटिक्स को हाईजैक कर लिया। 8 अप्रैल 2016 को उसने एक फैशन शो के दौरान अपने दुश्मन स्टूडेंट लीडर मनप्रीत सिंह औलख पर कैंपस के अंदर 8 राउंड फायरिंग की। और तो और उसने सेक्टर 11 के एसएचओ को भी जान से मारने की धमकी दे डाली। 2017 आते आते रिंदा हरियाणा, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र में एक पूरा क्राइम सिंडिकेट चला रहा था। जबरन वसूली, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, डकैती, सब कुछ। होशियारपुर के सरपंच सतनाम सिंह की दिन दहाड़े हत्या जैसे 30 से ज्यादा संगीन मामले उसके नाम पर दर्ज हो चुके थे। अब तक रिंदा का नाम हर एजेंसी की हिट लिस्ट पर था, और इस बढ़ते दबाव ने उसे न सिर्फ राज्य बल्कि देश छोड़ने पर भी मजबूर कर दिया। 2017 में उसका जो ड्रामाई अंदाज में भागना हुआ वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं था। बेंगलुरु के एक होटल में पुलिस ने छापा मारा, लेकिन वो खिड़की से कूदकर फरार हो गया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की माने तो इसके बाद वो नकली पासपोर्ट के जरिए नेपाल के रास्ते कनाडा और आखिरकार पाकिस्तान के लाहौर पहुंच गया, जहां उसे आईएसआई की पनाह मिल गई। पाकिस्तान पहुंचते ही रिंदा का रोल पूरी तरह बदल गया। वो अब सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, वो आईएसआई का एक खतरनाक मोहरा बन चुका था। वहां उसने बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान टाइगर फोर्स जैसे भारत विरोधी आतंकी संगठनों से हाथ मिला लिया, और यहीं पर एक लोकल गुंडे के इंटरनेशनल टेररिस्ट बनने का सफर पूरा हुआ। पाकिस्तान से उसने काम करने का तरीका ही बदल डाला। अब वो ड्रोन के जरिए बॉर्डर पार हथियार और ड्रग्स भिजवाता था, और मोहाली में पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हुए आरपीजी अटैक जैसी भयानक आतंकी वारदातों की साजिश रचता था। अब जब खतरा इतना बड़ा हो गया था तो 2022 में भारतीय एजेंसियों ने भी अपनी कमर कस ली। इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया, एनआईए ने 10 लाख का इनाम रखा, और होम मिनिस्ट्री ने उसे आधिकारिक तौर पर आतंकवादी घोषित कर दिया। और अब हम वापस आते हैं कहानी के उसी सबसे बड़े सवाल पर जहां से हमने ये सब शुरू किया था। 19 नवंबर 2022 अचानक ये खबर फैलती है कि लाहौर के एक अस्पताल में रिंदा की मौत हो गई है। वजहों को लेकर 3 थ्योरी सामने आईं: ड्रग ओवरडोज, किडनी फेलियर या फिर किसी गैंगवार में हत्या। लेकिन मौत की इस कहानी के बीच एक एक करके ऐसे सबूत सामने आने लगे जो कुछ और ही इशारा कर रहे थे। वो सबूत
जो कहते थे कि वो अभी भी जिंदा है और पूरी तरह एक्टिव है। और शायद सबसे मजबूत दलील तो ये है उसकी कथित मौत के 3 महीने बाद यानी फरवरी 2023 में भारत सरकार ने उसे यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया। ये एक ऐसी कार्रवाई है जो आमतौर पर किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए नहीं की जाती। इतना ही नहीं, उसकी मौत के 1 साल बाद भी नांदेड़ में उसके नाम पर वसूली का एक नेटवर्क चलता रहा और इसे चलाने के आरोप में उसके परिवार वालों को गिरफ्तार भी किया गया। ये दिखाता है कि कम से कम उसका बनाया हुआ नेटवर्क तो पूरी तरह से ऑपरेशनल है। तो रिंदा चाहे लाहौर के अस्पताल में एक भूत हो या आईएसआई की पनाह में बैठकर नई साजिशें रच रहा हो, एक बात तो बिल्कुल साफ है, हथियारों, ड्रग्स और आतंक का जो सिंडिकेट उसने खड़ा किया था, वो आज भी भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो क्या ये मुमकिन है कि एक शख्स का सिर्फ नाम ही काफी हो एक पूरे आतंकी नेटवर्क को चलाने के लिए? क्या वाकई एक भूत दहशत फैला सकता है?